Quick IS. Compose your dream. हेलो दोस्तों, क्विक ऐसे आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये भूगोल की क्लास 10th एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर है, जो है जल संसाधन। जल संसाधन कितना महत्वपूर्ण हमारे लिए है, जल का प्रदूषण कैसे हो रहा है और जल को संरक्षण कैसे करना है, उसका प्रबंधन कैसे मैनेजमेंट करना है, इसी के बारे में चैप्टर में बताया गया है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसको अच्छे से देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। और हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। 10th एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर है जल संसाधन। इससे पहले मैंने 2 चैप्टर पढ़ा दिया है, आप उसको जाकर के आप चैनल पे देख सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे सारी क्लास आपको मिल जाए। तो जल संसाधन के बारे में हमें पढ़ना है, क्योंकि जल हमारा एक संसाधन है और जो सबसे बहुमूल्य संसाधन है, और इसको संरक्षित कैसे किया जाए, जल संरक्षण कैसे अपनाया जाए, कैसे लोगों को जागरूक किया जाए, जल का प्रदूषण कैसे हो रहा है, हम सब के बारे में यहाँ डिटेल में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है कि जैसा कि आप जानते हैं कि जो है 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है, ठीक है, क्योंकि जल हमारे यहाँ ज्यादा है, लगभग 71% जल है और 29% स्थल है पूरे पृथ्वी पर, ठीक है। परंतु इसमें प्रयोग में लाने योग्य अलवणीय जल का अनुपात बहुत कम है। अलवणीय जल का मतलब होता है शुद्ध जल हमारे जो है बहुत कम है, पीने योग्य बहुत कम है। और वो कहाँ कहाँ पे है? यह अलवणीय जल हमें सतही अफवाह का मतलब होता है नदियों के में, और भौम जल जिसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं के स्रोत से प्राप्त होता है। तो जो नदियां हैं और जो भौम जल ग्राउंड वाटर है, यहीं से हमें शुद्ध जल प्राप्त होता है जो पीने योग्य है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है जिनका लगातार नवीकरण और पुनः भरण जलीय चक्र द्वारा होता है। तो जलीय चक्र अगर नहीं होगा तो इनका पुनर्भरण नहीं हो सकता और उनका नवीनीकरण नहीं हो सकता है। और इसी 2 प्रक्रिया के द्वारा भौम जल और सतही जल का क्या होता है? नवीकरणीय होता है। आगे लिखा है सारा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है, जिससे जल नवीकरण जो है नवीकरणीय सुनिश्चित होता है। आगे लिखा है आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है और जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है, तब भी विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी कैसे है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जब हमारे यहाँ जल पर्याप्त उपलब्ध है, 3/4 जल है और जल का नवीकरण ये भी हो सकता है, फिर भी जल की कमी क्यों है? तो 2 कारण है इसके पीछे। पहला, जो 3/4 जल है उसका सबसे बड़ा जो है भाग जो है 97%, पूरे जल का 97% लवणीय जल है, खारा जल है जो पीने योग्य नहीं है। और दूसरा, जो जल है वो जनसंख्या अधिक होने के कारण प्रदूषित हो गया है। इसी कारण जो है जल की कमी आज हमारे दुनिया के अलग अनेक देशों और क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। ऐसी भविष्यवाणी क्यों की जा रही है कि 2025 में जो है 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी को झेलेंगे, और ऐसा हो भी रहा है। बड़े बड़े जगहों पर जो है शहरों में जल की कमी महसूस की भी जा रही है। ये भी अपने आप में एक सोचनीय विषय है, ठीक है। आगे लिखा है जल कुछ तथ्य और आंकड़े। जल के कुछ तथ्य और आंकड़े क्या हैं? तो लिखा है विश्व में जल के कुल आयतन का 96.5% भाग महासागरों में पाया जाता है। तो महासागरों में जल सबसे ज्यादा पाया जाता है और केवल 2.5% अलवणीय जल है, जो भी मैंने आपसे बताया था। तो अलवणीय मतलब शुद्ध जल कितना है? 2.5% है। विश्व में अलवणीय जल का लगभग 70% भाग अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरों और हिमनदों के रूप में मिलता है। तो याद रखना, जो ग्रीनलैंड है, जो अंटार्कटिका है और जो पर्वतीय क्षेत्र हैं पूरे दुनिया में, जहां जहां बर्फ की चादरें हैं, ग्लेशियर जिसे हम हिमनद कहते हैं, जहां पर है वो जो है 70% है, जो वो भी जो है धीरे धीरे हमको मिलता है जब नदियों के माध्यम से वो आता है, ठीक है। जबकि 30% से थोड़ा सा कम भौम जल के जलग्रही मतलब की के रूप में पाया जाता है। तो जो अंदर जो है भौम जल ग्राउंड वाटर है वही पीने योग्य है, और वही सबसे मतलब कितना है? लगभग 30% के आसपास। आगे लिखा है कि भारत विश्व की वृष्टि मतलब होता है वर्षा का 4% हिस्सा प्राप्त करता है। पूरे विश्व में जितनी वर्षा होती है, मतलब 100% अगर वर्षा पूरे विश्व में हो रही है, तो केवल भारत को 4% वर्षा उसका प्राप्त हो रहा है। ये भी बने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, जो आपको जो याद करना जरूरी है। और प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष जल उपलब्धता के संदर्भ में विश्व में इसका जो है कितना है? 133वां स्थान है, ठीक है। ये भी अपने आप में एक बड़ा फैक्ट है। भारत में कुल नवीकरण योग्य जल संसाधन
1897 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष अनुमानित है। भविष्यवाणी है कि 2025 तक भारत का एक बड़ा हिस्सा, ठीक है, एक बड़ा हिस्सा विश्व के अन्य देशों और क्षेत्रों की तरह जल की नितांत कमी महसूस करेगा। ये संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2003 में प्रकाशित किया गया, उसमें ये बात बताया गया था। तो जाहिर सी बात है, जल एक बहुत योग्य और बहुत बहुमूल्य संसाधन है जो हम खोते जा रहे हैं। उसके पीछे कई कारण हैं, अभी इसी चैप्टर में आगे बताया जाएगा। लिखा है जल दुर्बलता और जल संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता। जल जो है कि संरक्षण और प्रबंधन मैनेजमेंट की आवश्यकता क्यों है, ठीक है। तो लिखा है जल के विशाल भंडार और इसके नवीकरण योग्य गुणों के होते हुए यह सोचना भी मुश्किल है कि हमें जल दुर्बलता का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमें तत्काल ही कम वाले वर्षा वाले क्षेत्रों या सूखाग्रस्त इलाकों का ध्यान आता है। हमारे मानस पटल पर तुरंत राजस्थान के मरुस्थल और जल से भरे मटके संतुलित करती हुई जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करती पनिहारियों के चित्र जो है चित्रित हो जाते हैं। राजस्थान में जो महिलाएं होती हैं वो बहुत लंबी दूरी तय करती हैं और तब पानी लेकर के आती हैं, और वो एक उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पनिहारी कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमारे ही देश में एक तरफ मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है, दुनिया में एक तरफ राजस्थान में कम वर्षा होती है, और महिलाएं लंबी लंबी दूरी तय करके तब थोड़ा थोड़ा पानी लेके आती हैं घड़ों में। यह सच है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार विभिन्नता होती है। जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ वार्षिक जो वर्षा होती है और मौसमी परिवर्तन के कारण हमारे यहाँ वर्षा समान रूप से नहीं होती है, कहीं ज़्यादा होती है तो कहीं पर कम होती है। परंतु अधिकतया जल की कमी, इसके अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होती है। तो जल के असमान वितरण और उस जल के पहुंच ना हो पाना एक बहुत बड़ी समस्या है, जो इसमें बताया गया है कि अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग और जल का अत्यधिक जो है दोहन एक ऐसा समस्या है जो समाज के विभिन्न वर्गों में होता है, और ऐसा ही जो है दुनिया में देखा जा रहा है, ठीक है। यहाँ एक लिखा है कि एक और इजराइल जैसे 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले देश में जहां जल का कोई अभाव नहीं है। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया कि इजराइल एक ऐसा देश है जहां पे 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, फिर भी वहां जो है जल की कोई कमी नहीं है। तो दूसरी ओर 114 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले हमारे देश में प्रतिवर्ष किसी भाग में सूखा अवश्य पड़ता है। देश में जल संसाधन उपलब्धता और उसके स्वरूप के अनुसार समुचित जल प्रबंधन न होने के कारण वर्षा का जल नदी नालों में तेजी से बहकर समुद्र चला जाता है। याद रखना, इजराइल के पास तकनीक है जो जल को संरक्षित कर रख लेता है। हमारे यहाँ जल को सुरक्षित और संरक्षित करने का कोई प्रबंधन नहीं है। हमारे यहाँ सारा जल जो है नदी और नालों के माध्यम से समुद्र में बह जाता है, जिससे हमें जल का संकट का सामना करना पड़ता है। इसीलिए तालाब बनाने की आवश्यकता होती है, ठीक है, जिससे वर्षा के बाद के लगभग 9 महीने देश के लिए पानी की कमी होते हैं। यही मूल कारण है कि देश में जलीय अभाव के जिसे हम उचित प्रबंधन के द्वारा ही नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल दिया गया है कि हमें अगर सही तकनीक, सही जागरूकता के माध्यम से अगर हम जल को बचा ले जाएं तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक जो है वरदान साबित होगा। तो हमें दूसरे देशों से हमें चीजों को सीखना चाहिए। लिखा हुआ है, आगे लिखा है, क्या यह संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहां जल की दुर्बलता हो? ऐसा बहुत जगह होता भी है कि वहां जल उपलब्ध होने के बावजूद भी दुर्बलता होती, जैसे हमारा देश स्वयं है, क्योंकि उचित प्रबंधन नहीं हो पाया है। हमारे कई शहर इसके उदाहरण हैं, जैसे दिल्ली खुद देख लो, दिल्ली भी, चेन्नई भी सबके उदाहरण हैं। अतः जल दुर्बलता अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण का परिणाम हो सकता है। तो जल के संकट क्यों खड़ा हो रहा है? तो अत्यधिक जनसंख्या बढ़ रही है, अत्यधिक मांग बढ़ रही है जल की, और उसका असमान वितरण है, इसीलिए जल संकट धीरे धीरे पैदा होता चला जा रहा है। आगे लिखा है कि जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके ही सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है और शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है। ध्यान रखना, जल संरक्षण इसीलिए बहुत जरूरी है, नहीं तो कृषि फसल के लिए भी वो नुकसानदायक है। सिंचित कृषि में जल का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। ध्यान रखना, जैसे सिंचित कृषि मतलब जैसे चावल की खेती, जूट की खेती। शुष्क कृषि उसे कहते हैं जिसमें मोटे अनाज कृषि होती है। तकनीकों और सूखा
प्रतिरोधी फसलों के विकास द्वारा अब कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता है। याद रखना, हमें जो है ऐसी तकनीक लाना होगा जिससे सिंचाई की आवश्यकता कम पड़े और सिंचाई के लिए हमें पर्याप्त साधन भी उपलब्ध रहें। ठीक है, आपने टेलीविजन विज्ञापनों में देखा होगा कि बहुत से किसानों के खेतों पर अपने निजी कुएं और नलकूप हैं। नलकूप मतलब होता है जिसे हम ट्यूबवेल कहते हैं, और कुआं मतलब हो गया तो इससे सिंचाई होती है, जिससे सिंचाई करके वे उत्पादन बढ़ा रहे हैं। परंतु आपने सोचा है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। याद रखना, इसका परिणाम यह होगा जो ग्राउंड वाटर है वो कमी हो जाएगी। तो यहाँ लिखा है इसके कारण भौम जल का मतलब होता है ग्राउंड वाटर, जलस्तर में जो है नीचे गिर सकता है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है और भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हमें समझना होगा। आगे लिखा है, स्वतंत्रता के बाद भारत में तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ है। याद रखना, जब हमारे देश आजाद हुआ तो धीरे धीरे हमारे देश में तेजी से औद्योगिकरण बढ़ा और शहरीकरण बढ़ा। इससे भी हमारे यहाँ जो है बहुत कंपनियां आई और बहुत बड़े बड़े उद्योग लगाए गए और जल संकट इसके कारण भी पैदा हुआ है। तो लिखा है, और विकास के अवसर प्राप्त हुए। आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैली हुई हैं। उद्योगों की बढ़ती जनसंख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर, मतलब स्वच्छ जल संसाधनों पर दबाव बढ़ जा रहा है। अब कंपनियां भी जल का उपयोग करती हैं अलग अलग फैक्ट्रियों में, उससे भी जल पे दबाव अत्यधिक है। तो उद्योगों को अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है और इसकी काफी हद तक पूर्ति जल विद्युत से होती है। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। तो जल हमारे यहाँ जो ऊर्जा निकलती है वो जल, कुल विद्युत का अगर 100% विद्युत होता है तो उसमें 22% योगदान किसका है? जल विद्युत का है। ये भी हमें समझना होगा। इसके अलावा शहरों की बढ़ती संख्या और जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई है, अपितु इनसे संबंधित घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक है। कितनी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ बताई गई है कि जो जल हमारा है उसको प्रदूषित करने में, उसको कमी लाने में कौन कौन योगदान दे रहा है। इसी चीज को हमें मेंस के एग्जाम में लिखना होता है। आगे लिखा है, आपने अनुभव किया होगा कि समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें, स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं, खाद्यान्न सुरक्षा, अपनी आजीविका और उत्पादन क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें और हमारे प्राकृतिक परितंत्रों को निम्नलिखित, मतलब कि जो कमी हो रही है, होने से बचाएं। जल संसाधनों के अतिशोषण और कुप्रबंधन से इन संसाधनों का ह्रास हो सकता है और पारिस्थितिकी संकट की समस्या पैदा हो सकती है और हो भी रही है आजकल, तो जिसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। तो अगर जल की कमी हो गई तो हमारे जीवन पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ना तय है। इसलिए हमें जल को बचाना जरूरी है। हमारे यहाँ देखा होगा बहुत से लोग हैं जल को इतना बर्बाद करते हैं कि जो है अगर बाथरूम में घुस जाएंगे वो तो कम से कम 10-20 बाल्टी से नहाते हैं, खूब साबुन लगाते हैं, लगता है कि आज ही गोरा होकर निकलना है। तो ऐसी स्थिति में जल का बर्बाद हम लोग अपने घरेलू स्तर पर भी करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग जल का बर्बादी अपने घरों में, जहाँ झाड़ू लगाना चाहिए वहाँ पूरे घर को पानी से धोते हैं। वो भी एक तरह से पानी का जो है बर्बादी है, लेकिन लोग जागरूक नहीं है। उनको लगता है कि जल हमारे यहाँ क्या है, फ्री में, हमें प्रकृति ने फ्री में दिया है, तो इसका हम उपयोग चाहे जैसे करें। ठीक है, भारत की नदियां विशेषकर छोटी सरिताएं जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो गई हैं। आजकल हमारी नदियां, जो छोटी छोटी नदियां हैं, वो जहरीली धाराओं परिवर्तित हो गई हैं। क्यों? और बड़ी नदियां जैसे गंगा और यमुना कोई भी शुद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि बढ़ती जनसंख्या है। ठीक है, कृषि आधुनिकीकरण है, नगरीकरण है, औद्योगिकरण का भारत में नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव। कैसे? बढ़ती जनसंख्या है तो नदी, जो बढ़ती जनसंख्या है वो नदियों में ही पानी जाता है, जो यूज करते हैं हम घरों में, जो बाथरूम में यूज होता है। कृषि आधुनिकीकरण, बहुत सारा पानी उससे वेस्ट होता है, वो जाता है। नगरीकरण का पानी सारा नदी में जाता है, उद्योगों का पानी सारा नदी में जाता है। तो नदी हमारी क्या हो रही है? प्रदूषित हो जा रही है। अब चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो, या कोई भारत की नदी ही नहीं है जो प्रदूषित नहीं है, और सबका जो है गंभीर परिणाम जो है अब देखने को मिल भी रहा है और हर दिन जो है गहराता जा रहा है। तो ये संकट अत्यधिक गहराता जा रहा है। आज भारत की ऐसी कोई नदी नहीं है जो स्वच्छ हो। ठीक है, इससे संपूर्ण जीवन खतरे में है। यह रिपोर्ट 1999 में प्रकाशित की गई थी। तो जाहिर सी बात है आज हमारे लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा होता जा रहा है जल संसाधन को लेकर के। ठीक है,
आगे लिखा है बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। जो हमारे यहाँ बहुउद्देशीय बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं उन्हें हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। तो लिखा है हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें, मतलब हम जल को संरक्षित करें और उसका सही तरीके से मैनेजमेंट हम कैसे करें। तो उसी का उत्तर यहाँ दिया गया है आगे। तो लिखा है पुरातत्व, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख दस्तावेज रिकॉर्ड बताते हैं कि हमने प्राचीन काल से सिंचाई के लिए पत्थरों और जो है मलबे से बांध, जलाशय अथवा झीलों के तटबंध और नहरों जैसे उत्कृष्ट जलीय जो है कृतियां बनाई हैं। इनमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हमने यह परिपाटी आधुनिक भारत में ही जारी रखी है और अधिकतर नदियों के बेसिनों में हमने बांध बनाए, तो बड़े बड़े डैम बनाए हैं, नदियों बनाए हैं जल को संरक्षित करने के लिए। ठीक है, आगे यहाँ पर एक इतिहास की घटना दी गई, इसको हम थोड़ा बाद में पढ़ते हैं। आगे लिखा है बांध क्या है और वह हमें जल संरक्षण और प्रबंधन में कैसे सहायक होते हैं। ठीक है, जो डैम होते हैं ये जो है कैसे जल को संरक्षित करते हैं और जल का सही तरीके से प्रबंधन कैसे करते हैं। ठीक है, तो जो डैम होते हैं आप मैप पे देख सकते हैं, बड़े बड़े डैम जो बनाए जाते हैं वो डैम के पीछे आप देख सकते हैं इसमें बड़ा सा जलाशय है। तो जलाशय में पानी क्या होगा, भरा रहेगा, वहाँ मछली उत्पादन होगा, यहाँ पर पर्यटन का भी होगा और यहाँ पर जो है जल को हम अपने हिसाब से उसका उपयोग भी करेंगे और सिंचाई में इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखा है परंपरागत, यहाँ लिखा हुआ है परंपरागत बांध नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करके बाद में उसे खेती की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते हैं। आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बल्कि सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते हैं, अपितु उनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, याद रखना, इसीलिए इसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं क्योंकि इसके एक से अधिक उद्देश्य हैं। तो सिंचाई ही उद्देश्य नहीं होता है डैम बनाने का, जो आप मैप देख रहे हैं इसका उद्देश्य केवल सिंचाई करना नहीं है, डैम या बांध बनाने का, इसका उद्देश्य अनेक होते हैं, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय, उससे कई उद्देश्य होते हैं। तो लिखा है विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौ संचालन और मछली पालन भी होता है। तो ये सब उद्देश्य हैं, इसीलिए डैम बनाया जाता है, डैम की आवश्यकता इसीलिए होती है। आगे लिखा है इसीलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है। देखो मैंने जो आपको बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब यही क्वेश्चन एग्जाम में अगर पूछ दे कि बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं तो अच्छे लोग नहीं बता पाएंगे, उनको लगेगा ऐसे कुछ होगा, नहीं, ये इसका मतलब यही होता है। आगे लिखा है जहां एकत्रित जल के अनेकों उपयोग सम्मिलित होते हैं। उदाहरण के तौर पर सतलुज ब्यास बेसिन में भाखड़ा नागल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के दोनों के काम में आती है। ठीक है, आगे लिखा है इसी प्रकार महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण पर समन्वय काम करती है। ये हमें समझ लेना होगा कि जल कैसे हमें जो है चीजों को बचाता है। आगे लिखा है डैम का क्या उपयोग है। प्राचीन काल में जलीय कृतियां, जल को बचाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने भी एक प्रयास किया था। तो लिखा है ईसा से पर एक शताब्दी पहले इलाहाबाद के नजदीक सिंगबेरा में गंगा नदी के बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रह तंत्र बनाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया। कलिंग उड़ीसा में, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में, बेन्नूर कर्नाटक में, कोल्हापुर महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिलते हैं। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी। और याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य ने एक झील बनवाया था, कहाँ पर, सुदर्शन झील बनवाया था गुजरात के सौराष्ट्र में। आगे लिखा है 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास बनवाया था। तो हौज खास जो दिल्ली में है वो इल्तुतमिश ने बनवाया था, किसके लिए, सिंचाई के लिए। आप ये मैप पे देख सकते हैं डैम ये बना हुआ है, ये हीराकुंड डैम है जो विश्व का सबसे लंबा डैम है। ठीक है, ये बात याद रखना। और हीराकुंड डैम के आप देख सकते हैं डैम है और इसके पीछे जो है बड़ा सा जलाशय है जिसमें पानी इकट्ठा किया गया है। ठीक है, और यहीं से पानी को टरबाइन के इस पे छोड़ा जाता है और यहाँ टरबाइन लगी होती है, टरबाइन चलने लगती है और इसी से विद्युत उत्पादन होता है, पानी आगे बह जाता है। ठीक है, तो हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर है, उड़ीसा में है और ये उसी के पीछे दिखाया गया, तो इसी को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, आगे लिखा है स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वित जल संसाधन प्रबंधन उपागम पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजनाओं को उपनिवेशन काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए देश को विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले वाहन के रूप में देखा जाता है। याद रखना जब हमारा देश गुलाम था, उपनिवेशिक था, उसके बाद जब बनाया गया, क्या कहते हैं, डैम बनाया गया, तो डैम
को क्या किया, उसने हमारे देश की समृद्धि में बहुत बड़ा योगदान दिया। इसी कारण जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, बड़े गर्व से बांधों को कहा था आधुनिक भारत का मंदिर। उन्होंने डैम को क्या नाम दिया, आधुनिक भारत का मंदिर कहा था कि अगर जो डैम बन रहे हैं ये हमारे आधुनिक भारत के मंदिर हैं, जो कहीं न कहीं हमें बहुत सारे उद्देश्यों में सफल बनाएंगे। उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था संयुक्त रूप से विकास करेगी, मतलब विकास करेगी। तो इसीलिए उनको ये विश्वास था कि ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण, नगरीय अर्थव्यवस्था सबको आगे बढ़ाएगी। इसीलिए उन्होंने कहा था, इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा था हमारे माननीय पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। आगे लिखा है, पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध कई कारणों से परिनिरीक्षित और विरोध के विषय बन गए हैं। क्यों बन गए हैं वो भी जान लेते हैं। बन गए हैं, नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होगा, जिसके कारण तलछट जमाव कम हो जाता है। तो जो नदी का नीचे जो तलछट होता है, मतलब जो अवसाद होता है, वो कम हो जाता है और अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा हो जाता है, जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है और नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। ये भी एक समस्या होती है। ठीक है, बांध नदियों को टुकड़ों में बांध देते हैं, जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में हस्तांतरण अवरुद्ध हो जाता है। बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशयों द्वारा वहां मौजूद वनस्पति और मिट्टियां जल में डूब जाती हैं और कालांतर में अपघटित हो जाती है। मतलब अगर हम डैम बना देते हैं तो कभी कभी क्या होता है, उसका नुकसान भी होता है। तो नुकसान क्या है कि जो जलीय जीव है वो अंडा नहीं दे पाते हैं, और जो जलीय जल जीव के अंदर जो नदियां है उसके अंदर जो वनस्पतियां पाई जाती हैं वो भी नष्ट हो जाती हैं। आगे लिखा है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध नए पर्यावरण आंदोलन जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है, मेधा पाटेकर ने शुरू किया था। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं को लेकर कई आंदोलन भी हुए हैं और टेहरी बांध आंदोलन जो उत्तराखंड में हुआ था के कारण भी बन गए थे। याद रखना, अगर बहुउद्देशीय जब परियोजनाएं बनाई जाती हैं तो बहुत से नुकसान भी होते हैं। इसी को लेकर के नर्मदा नदी पर जब डैम बनाया जा रहा था, सरदार सरोवर डैम, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हुआ था मेधा पाटेकर द्वारा, और टेहरी बांध आंदोलन शुरू हुआ था जो है सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। कहाँ पर, तो ये हुआ था उत्तराखंड में। ठीक है, और टेहरी बांध कहाँ है, तो ये भागीरथी नदी पर स्थित है। ठीक है, आगे लिखा है, इन परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदायों के बृहद स्तर पर विस्थापन के कारण है। आमतौर पर स्थानीय लोगों को उनकी जमीन, आजीविका और संसाधन से लगाव और निरीक्षण देश की बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है। इसलिए अगर स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो इसको मिल रहा है शायद, तो किसको मिल रहा है, तो शायद जमींदारों और बड़े किसानों या उद्योगपतियों और कुछ नगरीय केंद्रों को मिल रहा है। जाहिर सी बात है, सबको ये लाभ इसका नहीं मिल रहा है। ठीक है, गांव के भूमिहीनों को लीजिए, क्या वे वास्तव में ऐसी परियोजनाओं से लाभ उठाते हैं? बिल्कुल नहीं उठाते, उनको पता भी नहीं चलता है कि ऐसी कुछ परियोजनाएं हैं। सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तन कर दिया है, जहां किसान जलमग्न और वाणिज्यिक फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इससे मृदाओं के लवणीकरण जैसे गंभीर पारिस्थितिकीय परिणाम हो सकते हैं। इसी दौरान इसने जो है अमीर भूमि मालिकों और गरीब भूमिहीनों में सामाजिक दूरी बढ़ा दी है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया गया है कि ये वो है। आजकल हमारे यहाँ क्या है, जो जिनके पास जमीन ज़्यादा है, जिनके पास जमीन नहीं है, कहीं ना कहीं सामाजिक दूरियाँ उनमें बहुत बढ़ गई हैं और सामाजिक परिदृश्य बदल दिया है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि बांध उसी जल के जो है अलग अलग उपयोग और लाभ चाहने वाले लोगों के बीच संघर्ष पैदा करते हैं। जाहिर सी बात है, ऐसा भी होता है। गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति देने पर परेशान किसान जो है उपद्रव पर उतारू हो गए और बहुउद्देशीय परियोजनाओं की लागत और लाभ के बंटवारे को लेकर के अंतर्राज्यीय झगड़े आम होते रहते हैं। तो याद रखना, बांध को लेकर के राज्यों के बीच में झगड़ा भी होता रहता है, ऐसा भी देखने को मिलता है। यहाँ लिखा है कि आप जानते हैं, सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। यह भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है जिसमें 4 राज्य, महाराष्ट्र, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ है कि जो सरदार सरोवर डैम है जो गुजरात के नर्मदा नदी पर है, उससे कितने राज्यों को लाभ मिलता है, तो 4 राज्यों को लाभ मिलता है। कौन कौन, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में जो है
कितने गांवों को विस्थापित किया है? तो 9,490 गांवों को, 173 कस्बों को और राजस्थान में 124 गांवों के सूखाग्रस्त तथा मरुस्थलीय भागों से जल को आवश्यकता को पूरा भी किया। तो पूरा भी किया, इतने गांवों को विस्थापित भी किया, तो कहीं न कहीं ये समस्या देखने को मिलती है। यहाँ लिखा है आगे, नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ है जो जनजातीय लोगों, किसानों और पर्यावरणविदों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामबंद करता है, मतलब संगठित करता है। मूल रूप से शुरू में यह आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में डूबते जैसे पर्यावरण मुद्दों पर केंद्रित था। हाल ही में इस आंदोलन का तथ्य जो लक्ष्य था वो बांध से विस्थापित गरीब लोगों को सरकार के संपूर्ण पुनर्वास सुविधा दिलाना हो गया। मतलब धीरे धीरे आंदोलन क्या हो गया और बड़ा हो गया। मेधा पाटेकर ने शुरू किया था इसको। लोगों ने सोचा कि उनकी याचनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी, विस्थापन का शोक स्वीकार किया, यह विश्वास करके ही सिंचाई के प्रसार में हुए मालामाल हो जाएंगे। प्रायः रिहंद के उत्तरजीवियों ने हमें बताया कि उन्होंने अपने कष्टों को देश के लिए कुर्बान के रूप में स्वीकार किया, परंतु अब 30 साल के बड़े अनुभव के बाद अब जब उनकी आजीविका और अधिक जोखिमपूर्ण हो गई, पूछते जा रहे हैं हमें ही देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया। मतलब किसानों की जमीन जब चली गई तो उन्होंने एक बार सोचा चलो ठीक है हम देश के लिए कुर्बान कर देते हैं जमीन को। लेकिन क्या हुआ आगे? लेकिन आगे ये हुआ कि उनके मन में ये आने लगा, जब उनको कष्ट हुआ तो मन में ये आने लगा कि हम ही क्यों कुर्बानी दें देश के लिए, और भी लोग हैं वो दें, हम जो है कुर्बानी दी, हमें हमारा कोई महत्व भी नहीं रह गया। ठीक है, तो ऐसे लोग बाद में क्या हो जाते हैं, बहुत बागी हो जाते हैं। यहाँ लिखा है मुख्य नदियां और डैम। मुख्य नदियां कौन कौन सी बनी हैं यहाँ आप देख सकते हैं। नदियां कौन कौन सी? जैसे सिंधु नदी है, ये पूरा सिंधु नदी है, फिर झेलम नदी है, यहाँ चेनाब पर डैम बनाया गया है, सलाल प्रोजेक्ट बना हुआ है। यहाँ पर जो है ये सतलुज नदी पर जो डैम बना हुआ है वो है आपका भाखड़ा नागल डैम है। यहाँ टेहरी डैम है जो भागीरथी नदी पर है। ठीक है, यहाँ नरोरा डैम है जो गंगा नदी पर है, बनाया गया है। इसके बाद चंबल पे आप देख सकते हैं, चंबल पे 3 डैम है, याद रखना चंबल नदी पे 3 डैम है। कौन कौन सा? राणा प्रताप सागर, गांधी सागर और जवाहर सागर डैम इसी पे है, जो है याद रखना। इसी पे कोटा बैराज भी है। नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर डैम है। ठीक है, परवरा डैम किस पर है? गोदावरी पर है। कोयना डैम कृष्णा पर है। नागा अर्जुन सागर डैम जो है किस पर है? कृष्णा पर है। तुंगभद्रा डैम किस पर है? तुंगभद्रा नदी पर है। तिलैया डैम किस पर है? तिलैया नदी पर है। मैथन बांध किस पर है? दामोदर पर है। ठीक है, पंचेत बांध किस पर है? ये भी दामोदर पर है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी सिंचाई के लिए यहाँ कई डैम बनाया गया है। ठीक है, अगर इसी तरह हम दक्षिण भारत की ओर देखें तो दक्षिण भारत में भी बहुत सारे डैम बने, जैसे मैट्टूर डैम कावेरी नदी पर है, पेरियार डैम पेरियार नदी पर है, और यहाँ महानदी पर हीराकुंड डैम है। तो ये सब डैम बनाया गया विद्युत उत्पादन के लिए। इससे कई लाभ होते हैं, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होता है, बाढ़ का पानी रोका जा सकता है, लेकिन फिर भी उससे कुछ नुकसान है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, यहाँ लिखा है, यहाँ आगे एक चीज और यहाँ बताया गया है कि अंतर्राज्यीय जल विवादों की एक सूची बनाई। तो याद रखना हमारे देश में कई राज्यों में नदियों को लेकर जल विवाद भी है, तो उसको आगे हम बताएंगे भी। लिखा है नदी परियोजनाओं पर उठी अधिकतर आपत्तियां उनके उद्देश्यों में विफल हो जाने पर हैं। यह एक विडंबना ही है कि जो बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं उनके जलाशयों में तलछट जमा होने से वे बाढ़ आने का कारण बन जाते हैं। मतलब क्या जानते हैं इसका? जो डैम बनाया जाता है तो डैम में पानी भर दिया गया, लेकिन डैम के नीचे अगर मिट्टी ज़्यादा जमा हो जाएगी तो मिट्टी जब ज़्यादा जमा हो जाएगी ऊपर तक आ जाएगी तो बाढ़ का पानी क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, तो उससे बाढ़ भी आ जाएगी। ये भी समस्या देखी जाती है, इसी को यहाँ बताया गया है। अत्यधिक वर्षा होने की दशा में तो बड़े बांध, तो क्या होते हैं बड़े बांध, वो टूट भी सकते हैं, कई बार बाढ़ नियंत्रण में असफल रहते हैं। क्या आपने पढ़ा होगा कि 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान बांधों से छोड़े गए जल की वजह से बाढ़ की स्थिति और भी विकट हो गई। इन बाढ़ों ने न केवल जान और माल का नुकसान पहुंचाया, अपितु बृहद स्तर पर मृदा अपरदन भी हुआ। बांध के जलाशय पर तलछट जमा होने का अर्थ यह भी है कि यह तलछट, जो कि एक प्राकृतिक उर्वरक है, बाढ़ के मैदानों तक नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्या बढ़ती है। ये भी एक समस्या होती है। ठीक है, यह भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना भी बढ़ जाती है। देखना कभी कभी जब डैम टूट जाते हैं तो पानी जब तेजी से गिरता है तो वहाँ भूकंप भी आ जाता है, लेकिन वो भूकंप की स्पीड कम होती है। और अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियां, फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां और प्रदूषण फैल जाते हैं। ये भी समस्या होती है।
अब आते हैं वर्षा जल संरक्षण। वर्षा का जल कैसे संरक्षित किया जाए, तो लिखा है बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अलाभप्रद असर और उन पर उठे विवादों के चलते वर्षा जल संग्रहण तंत्र इनके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकी तौर पर जो है व्यवहार्थ विकल्प हो सकते हैं। याद रखना, अगर हम वर्षा जल को सही तरीके से संरक्षित कर लिया जाए तो ये पर्यावरण के लिए और हमारे सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी बनाए जाते हैं। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान होता है, जिन्होंने स्थानीय परिस्थितिकी और उनकी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा, भौम जल और नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। तो हमारे प्राचीन काल में लोगों ने जल संरक्षण के कई काम किए थे, लेकिन आज के युग में जल संरक्षण के लिए कोई काम हो ही नहीं रहा है, बहुत कम हो रहा है, लोग जागरूक नहीं है। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल पश्चिमी हिमालय जैसी वाहिकाएं नदी की धाराओं का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाए जाते थे। जैसे ये पहाड़ है तो पहाड़ से जो है रास्ता उसका बदल देते थे और उसको फिर खेतों की ओर छोटे छोटे धाराओं में नदियों को लाते थे, जिससे सिंचाई होती थी। उसी को गुल या कुल कहते थे। पश्चिमी भारत विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम है। तो याद रखना, जो वर्षा का जल छत पे होता है तो उसको संरक्षित किया जाता है राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में बारिश कम होती है। आगे लिखा है पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या करते हैं, छोटे छोटे जो है नालियां बना करके उसको जल को संरक्षित करते हैं। सूक्ष्म और अर्ध सूक्ष्म क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं, जिसे हम तालाब कहते हैं, ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके और जो है संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान के जिले जैसलमेर में जो है खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहट इसके उदाहरण है। तो याद रखना, वो जैसलमेर में जल संरक्षण के लिए यही सब उपाय किया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं वर्षा हो रही है, अब ये छत का पानी है, छत का पानी यहाँ इकट्ठा होता है। कभी कभी देखा होगा छत का पानी पूरा भर जाता है, फिर वो पाइप के माध्यम से हम उसको बाहर कर देते हैं, वो नाले में चला जाता है। लेकिन नहीं, अगर हम उसके लिए क्या करें, वर्षा जल के अगर हम उसको यहाँ पर एक सेफ्टी वाल बना करके और इसको जो है पानी को हम कहाँ पहुँचा दें, कहाँ पर, तो ये आपका पहुंच जाएगा नल के माध्यम से नीचे भी जा सकते हैं, भौम जल है और आराम से इसको हम पानी उपयोग भी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। दूसरा, ठीक है, तो हैंडपंप के माध्यम से पूर्ण भरण कर सकते हैं, किसका, ग्राउंड वाटर का। और दूसरा ये तरीका है, जो याद रखना, जो ये आपका ये छोटा कुआं बना करके उसमें भी पानी को हम पाइप के माध्यम से नीचे डाल सकते हैं और ये पानी कहीं कहीं नहीं हम ही उपयोग करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसी को हम कहते हैं छत वर्षा जल संग्रह। ऐसा होना चाहिए, लेकिन आजकल ऐसा हो नहीं रहा है। आगे लिखा है राजस्थान के अर्ध सूक्ष्म और सूक्ष्म क्षेत्रों विशेषकर बीकानेर, फलौदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टाका हुआ करते थे। ठीक है, वहां पे लोग जो है पानी कमी को देखते हुए अपने घरों में टैंक बनाना शुरू कर दिया। इसका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता है। फलौदी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा, 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा टंका है, मतलब टंकी बनाया गया है। टंका यहाँ सुविकसित छत वर्षा जल संग्रह तंत्र का अभिन्न हिस्सा होता है, जिसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जा सकता है। तो याद रखना, ये लोग वर्षा के मतलब कि पानी की समस्या को झेलते हैं, इसीलिए इन लोगों ने काम किया। हमारे यूपी बिहार में ऐसा लोग काम करते ही नहीं है। आगे लिखा है छत से वर्षा का पानी इन नलों से होकर के भूमिगत टंका तक पहुंच जाता है, जहां उसे एकत्रित किया जाता है। वर्षा का पहला जल जो है छत और नालों को साफ करने में प्रयोग होता है और उसे संग्रहित नहीं किया जा सकता। इसके बाद होने वाली वर्षा का जल संग्रहण किया जा सकता है। जो टांका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है, मतलब जब तक अगली बार वर्षा ना हो तब तक पानी उसमें रखा जा सकता है, या इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध करवाने वाला एक जल स्रोत बनता है। ये भी बहुत अच्छी बात है। वर्षा जल अथवा पालर पानी, जैसा कि इसे इन क्षेत्रों में पुकारा जाता है, जो वर्षा जल होता है उसे राजस्थान में पालर पानी पुकारते हैं। ठीक है, प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप माना जाता है। याद रखना, कभी एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे शुद्धतम रूप जल का क्या होता है, तो वर्षा जल को ही सबसे शुद्धतम रूप कहा जाता है। याद रखना, वर्षा का। ठीक है, कुछ घरों में 2 टंकों के साथ
भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं, क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा जो है रखता था, जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से राहत मिलती थी। ठीक है, आगे लिखा है एक रोचक तथ्य है कि मेघालय की राजधानी शिलांग में जो है छत जल संग्रहण प्रचलित है। यह रोचक इसलिए है क्योंकि चेरापूंजी और मासिनराम जहां विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है शिलांग में से 55 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, और यह शहर पीने के जल की कमी गंभीरता की समस्या का सामना करता है। याद रखना, मेघालय में अधिक वर्षा होती है, फिर भी वहां जो है लोग पानी पीने के लिए सूखा हो जाता है। शहर से लगभग हर घर में छत वर्षा जल संग्रह की व्यवस्था है। घरेलू जल आवश्यकता की कुल मांग का लगभग 15 से 25% हिस्से की पूर्ति छत जल संग्रह व्यवस्था से हो जाती है। तो ये वहां के लोगों के लिए एक जो है वरदान साबित हो गया है। यहाँ देख सकते हैं गांव में जो तालाब बनाया जाता है, तालाब बना करके भी जल को हम संरक्षित कर सकते हैं, जिससे गांव का ग्राउंड वाटर जो है तेजी से भर जाए। आगे लिखा है यह दुख की बात है कि आज पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रह की रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध 12 पेयजल के कारण कम हो गई है। याद रखना, इंदिरा गांधी नहर बनाई गई है कहां पर? तो इंदिरा गांधी नहर बनी है आपका राजस्थान में। आप मैप दे सकते हैं। तो जब इंदिरा गांधी नहर बन गई, बीकानेर और जैसलमेर तक पहुंच गई, तो लोगों ने वर्षा जल को संग्रह करना क्या किया? कम कर दिया, क्योंकि उनको पानी वहां मिलने लगा। और इंदिरा गांधी नहर कहां से निकाली गई है? हरिके बैराज से निकाली गई है, सतलुज और ब्यास नदी के संगम पे। ठीक है, हालांकि कुछ घरों में टंकों की सुविधा अभी भी है, क्योंकि उन्हें नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं है। सौभाग्य से आज भी भारत के कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण और संग्रह का एक तरीका प्रयोग में लाया जा रहा है। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक सुदूर गांव जो है गंडाथूर में ग्रामीणों ने अपने घर में जल आवश्यकता पूर्ति छत वर्षा जल संग्रह की व्यवस्था की हुई है। गांव के लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं लोग अपने छतों पर भी वर्षा जल के संरक्षण के लिए काम करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पाइप के माध्यम से पानी ला करके उसको संग्रहित किया जा रहा है। ठीक है, आगे लिखा है और इस गांव ने वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित की है। यहाँ प्रयोग किए जा रहे वर्षा जल संग्रहण ढांचों के बारे में जो है अधिक जानकारी के लिए जो है चित्र में हम आपको दिखाते हैं। आगे लिखा है इस गांव में हर वर्ष लगभग जो है 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है और 10 भराई के साथ संग्रहण दक्षता 80% तक है। मतलब यहाँ लोग अपने घरों में पानी को संग्रहित कर लेते हैं, उसी को यहाँ दिखाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं वर्षा जल का संरक्षण कैसे किया जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं ये छत जल संग्रह थार के सभी शहरों और गांव में प्रचलित है। लोग देखो अपने घरों में कैसे जल को संरक्षित कर रहे हैं, इसी को यहाँ दिखाया गया है। हम भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ देख सकते हैं बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली, ये हमारे जनजातियों ने अपनाया है, खास करके मेघालय में, त्रिपुरा में। आप देख सकते हैं पहला जो चित्र है, एक एक करके हम सबकी बात करेंगे यहाँ पर इसको बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है बांस के माध्यम से पानी पहाड़ों से उतारा जाता है और कैसे उसको जो है पानी ले जाकर के खेतों तक पहुंचाया जाता है। तो लिखा है मेघालय में नदियों और झरनों, ठीक है, के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके जो है 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। यहाँ के जो लोग क्या करते हैं, जो नदियों पर पहाड़ों से उतरती हैं, जो झरने होते हैं, तो बांस की पाइप बनाते हैं, बांस को खोखला कर देते हैं और उससे पाइप बना करके उस पानी को लेके आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पानी का उपयोग लोग कैसे कर रहे हैं और लगभग 200 वर्षों से कर रहे हैं। ठीक है, लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइप में आ जाता है तथा उसे सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जा सकता है, पहाड़ों से उतारा जा सकता है और अंत में पानी का बहाव 20 से लेकर 80 बूंद प्रति मिनट तक जो है घटा करके पौधे पर छोड़ा जाता है। तो मतलब यह है कि सिंचाई करने की अच्छी व्यवस्था इन लोगों ने अपनाया है मेघालय में। आप ये देख सकते हैं, पहला चित्र है, ये दूसरा चित्र आप देख सकते हैं, बांस के माध्यम से पानी इसमें डाला गया और यहाँ से वहां पहुंचाया जाएगा। ये देख सकते हैं, ये बांस के माध्यम से पानी लाया जा रहा है और ये देखिए आप ऊपर से भी पानी लाया कैसे जा रहा है, ये भी समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो लिखा है पहला चित्र क्या कहता है, पहाड़ी शिखरों पर सदा नीरा झरनों की दिशा, सदा नीरा मतलब होता है हमेशा झरने बहते हैं। ठीक है, दिशा प्रवर्तित करने के लिए बांस के पाइपों का उपयोग किया जाता है। इन पाइपों के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण द्वारा जल पहाड़ से निचले स्थानों पर पहुंचाया जाता है, यह दिखाया गया है। दूसरा क्या है,
बांस से निर्मित चैनल से पौधे के स्थान पर जल का बहाव परिवर्तित किया जाता है। मतलब कि आप देख सकते हैं कि बांस के माध्यम से पानी ला करके खेतों तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद में आपका एक तीसरा जो है अब यही बताया गया। चौथा है, यदि पाइपों को सड़क पार ले जाना है तो उन्हें भूमि पर ऊंचाई से ले जाया जाता है। मान लो यहाँ बीच में सड़क आ गई है तो क्या करते हैं, ऊपर से पानी बांस के माध्यम से पहुंचा देते हैं। तो ये सब तरीका अपनाया गया कहाँ पर, तो ये अपनाया गया मेघालय में। आप देख सकते हैं पहाड़ों से कितनी ऊंचाई से बांस के माध्यम से पानी लाया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब पानी को अगर हम संरक्षित नहीं करेंगे तो हमें भी एक दिन ऐसा ही करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ लिखा है, रोचक तथ्य लिखा है, तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रह ढांचे का बनाना आवश्यक कर दिया गया। मतलब कि आप जब अपने घर का नक्शा बनाएंगे तमिलनाडु में तो आपको बताना होगा कि आप अपने छत के जल को संग्रहित कहाँ कर रहे हैं। अगर नहीं बताएंगे तो आपके नक्शे को कैंसिल कर दिया जाएगा। इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ये काम कहाँ कर दिया गया, तमिलनाडु में। ये तमिलनाडु नहीं, ये पूरे देश में लागू होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण बातें थी मैंने बता दिया है। कहीं कोई डाउट होता है जो उसको आप पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा है, अब देखो कितने बड़े बड़े क्वेश्चन यहाँ दिए हैं। लिखा है, पहला है, नीचे दी गई सूचना के आधार पर स्थितियों को जल की कमी से प्रभावित या जल की कमी से अप्रभावित में वर्गीकृत कीजिए। पहला ऑप्शन है अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र, अधिक वर्षा और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, अधिक वर्षा परंतु अत्यधिक प्रदूषित जल वाले क्षेत्र, कम वर्षा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दोबारा पढ़िएगा। लिखा है जल की कमी से प्रभावित और जल की कमी से अप्रभावित ऐसा क्षेत्र कौन हो सकता है, इन चारों ऑप्शन पूछा गया है। तो लिखा है अत्यधिक वर्षा और परंतु अत्यधिक प्रदूषित जल क्षेत्र, यही इसी में आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में सही तर्क नहीं है। पहला है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती हैं जहां जल की कमी होती है, बिल्कुल सही। बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती हैं, बिल्कुल सही। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म हो जाती है। और अगला है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है, भी सही है। ये गलत है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। तो इस तरह ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, मैंने बता दिया है। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा एक वक्तव्य गलत है, उसको दोबारा सही लिखना है। तो इसमें एक है आपका बी नंबर, लिखा है नदियों पर बांध बनाने और उनको नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव और तलछट बहाव प्रभावित नहीं होता, प्रभावित होता है। ये गलत है। दूसरा है, पहला ऑप्शन है, शहरों की बढ़ती संख्या, उनकी विशालता और सघन जनसंख्या और शहरी जीवन शैली ने जल संसाधनों के सही उपयोग में मदद किया, नहीं, ये भी गलत है। गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान शहरी क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति करने पर किसान नहीं भड़के थे, ये भी गलत है, ये भी सही करना है। और आज राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर ने उपलब्ध पेयजल के बावजूद छत वर्षा जल संग्रह लोकप्रिय हो रहा है। तो लोकप्रिय तो है लेकिन कमी हुई है, ये थोड़ा ठीक है, बाकी सब गलत है, तो उनको सही करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं कोई डाउट होगा कमेंट करके जरूर पूछेगा। इसके आगे के चैप्टर में लगातार आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।